अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। तो आज का टॉपिक है हमारा ब्लॉक्स टू पॉलीस्पर्मी। बेसिकली हमने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि दो टाइप के पॉलीस्पर्मी के ब्लॉक्स होते हैं, और ब्लॉक्स क्यों ज़रूरी हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके थे। इसमें बेसिकली होता ये है कि अगर पॉलीस्पर्मी होगी तो ट्रिप्लॉइड जाइगोट बनने की पॉसिबिलिटी है और वो सरवाइव नहीं करेगा। तो दो टाइप के ब्लॉक्स हैं, एक को हम कहते हैं फास्ट ब्लॉक और दूसरे को हम कहते हैं स्लो ब्लॉक। दोनों की थोड़ी सी अलग अलग मैकेनिज्म है। पहली बात ये है कि जो फास्ट ब्लॉक है ये पहले होता है और स्लो ब्लॉक जो है वो बाद में होता है। और नेक्स्ट बात इसमें ये है कि फास्ट ब्लॉक का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, इट इज़ इलेक्ट्रिकल इन नेचर। जबकि स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की अगर हम बात करें तो इट इज़ केमिकल इन नेचर। तो यहाँ पे दोनों तरह के ब्लॉक्स को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फास्ट ब्लॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम ये डिस्कस करते हैं फास्ट ब्लॉक। अब देखिए फास्ट ब्लॉक, प्रीवियस टर्न पे हमने बताया था कि एक कोन ऑफ रिसेप्शन हल्का सा फॉर्म हो जाता है इन दी मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। तो सपोज दिस इज द कोन ऑफ रिसेप्शन, और जब इसके पास ये स्पर्म पहुंचता है, यानी कि कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा इन दोनों को डिसअपियर या डिसइंटीग्रेट कराने के बाद जब ये मेम्ब्रेन के पास पहुंचता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दीपक की तरह लग रहा है, लेकिन आपको समझना है कि दिस इज दी कोन ऑफ रिसेप्शन, या इसको फर्टिलाइजेशन कोन भी कहते हैं, एंड दिस इज ओवम ऑफ कोर्स। तो जैसे ही ये इस मेम्ब्रेन को टच करता है, यानी कि स्पर्म जो है ओवम की मेम्ब्रेन को टच करता है, तो इस मेम्ब्रेन पे बहुत सारे सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सपोज करिए कि मेम्ब्रेन हमने बाइलिपिड लेयर, इसमें दोनों लेयर्स हम दिखा दे रहे हैं। तो इसमें जगह जगह क्या होगा, सोडियम के चैनल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और इन सोडियम चैनल्स की वजह से क्या होगा, इस या हम ये कहें कि स्पर्म के टच होने की वजह से ये जो सोडियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही स्पर्म ने टच किया, सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन हो गए, और ओपन होने के बाद अब सोडियम आयंस की एंट्री बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि इनटू दी इनसाइड दी ओ साइड, यानी कि यहाँ से ऐसे हम दिखाएंगे Na+, it starts to enter inside the ovum। अब इससे होता क्या है कि इनिशियली ये जो मेम्ब्रेन थी वो पोलराइज्ड स्टेट में थी। पोलराइज्ड स्टेट में होने का मतलब क्या हो गया कि इनिशियली जो मेम्ब्रेन थी ये, इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस थे और अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस थे। लेकिन जैसे ही सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, ये सोडियम आयन अंदर जाएंगे, और इसकी वजह से ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की कमी होने लगेगी और अंदर की तरफ ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। और इस कंडीशन को या इस पूरे इवेंट को हम एक नाम देते हैं, हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। सो दिस इज डीपोलराइजेशन। इसका मतलब सिंपली ये समझिए कि जैसे ही स्पर्म जो है वो कोन ऑफ रिसेप्शन पे ओवम की मेम्ब्रेन को टच करेगा, ये मेम्ब्रेन यानी ओवम की मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी। क्लियर है ये बात। अब इस डीपोलराइज्ड स्टेट में नो अदर स्पर्म कैन बाइंड और अटैच टू दी ओवम मेम्ब्रेन। बात समझ में आई।
पहला स्पर्म आया, कोन ऑफ रिसेप्शन पे इसने टच किया, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई। अब ये मेम्ब्रेन सिर्फ यहाँ पे डीपोलराइज नहीं होगी, ये पूरी वेव चलेगी, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज हो गई यहाँ। और अब इस कंडीशन में कोई दूसरा स्पर्म इससे अटैच नहीं हो पाएगा। इस ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? फास्ट ब्लॉक। भाई ब्लॉक हो गया ना, पॉलीस्पर्मी अब नहीं हो सकती। लेकिन ये जो फास्ट ब्लॉक होता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट का मतलब समझिएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, ये ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर हुआ उसके बाद ख़त्म। तो अब समस्या ये है कि अगर भाई स्पर्म्स तो अभी भी अवेलेबल हैं बाहर, अगर थोड़ी देर के लिए हो रहा है मामला, तो थोड़ी देर बाद फिर अगर ये सोडियम चैनल्स यानी कि रीपोलराइजेशन फिर से स्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा? फिर से स्पर्म को एंट्री मिल जाएगी, दूसरे स्पर्म को, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि अब ये फास्ट ब्लॉक जैसे जैसे ख़त्म होगा, उस चीज़ को अब प्रिवेंट करने के लिए पॉलीस्पर्मी स्लो ब्लॉक अपना रोल प्ले करेगा। यानी कि इसीलिए हमने कहा था कि फास्ट ब्लॉक पहले होता है और स्लो ब्लॉक बाद में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि फास्ट ब्लॉक जो होता है, इसका एग्जाम्पल है सी अर्चिन। यानी हम ये कह दें कि जो एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वैसे तो सी अर्चिन जो है वो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि फास्ट ब्लॉक इज एब्सेंट इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यानी कि हमारे केस में फास्ट ब्लॉक ऑपरेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया फास्ट ब्लॉक। अब फास्ट ब्लॉक का एक और हम आपको असर बता देते हैं, और उस असर का उपयोग स्लो ब्लॉक में होगा। कैसे? तो देख लीजिए भाई, ये जो डीपोलराइजेशन की इवेंट हुई, इसकी वजह से एक चीज़ और होती है कि इस डीपोलराइजेशन से एक सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे वो इनिशिएट हो जाती है, और इस ओवम के अंदर, ये सपोज करिए कि ये हम कह दें कि ईआर के चैनल्स हैं, दीज आर बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ये डीपोलराइजेशन की इवेंट हुई, एक कास्केड जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। और इस कास्केड ऑफ या सिग्नल ट्रांसडक्शन की वजह से जो ईआर है, इस ईआर में से कैल्शियम आयंस जो है वो रिलीज होके कहाँ पे आने लगे? इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ दिस ओवम। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट ट्रिगर होती है ड्यूरिंग दी फास्ट ब्लॉक। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्लो ब्लॉक की, तो वो भी आपको समझना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे स्लो ब्लॉक। इसमें होता ये है बेसिकली, जो पहले हमने आपको दो रिएक्शंस बताई थी प्रीवियस वीडियो में, कि इसमें स्लो ब्लॉक में बेसिकली दो रिएक्शंस जो है वो इकट्ठा होके इसको ऑपरेट करती हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, और जो दूसरी रिएक्शन है दैट इज़ कॉल्ड एज जोना रिएक्शन। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम कॉर्टिकल रिएक्शन की बात करते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। कॉर्टिकल रिएक्शन में हमने अभी आपको बताया कि कैल्शियम जो है वो ईआर से रिलीज़ हो गया, और इसकी वजह से क्या हो गया कि ये जो सेल है ओवम, इसमें इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया। भाई हो ही जाएगा, नो डाउट। तो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल बढ़ने से होगा क्या? याद करिए, हमने आपको इसी सीक्वेंस में बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे नीचे वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बेसिकली हम क्या कह रहे थे? कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। इनको हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कह रहे थे इसमें, चूँकि कॉर्टेक्स वाले इलाके में थे और इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भरे हुए हैं। अच्छा, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ
एक और लेयर हमने आपको बताई थी, उस लेयर का नाम था जोना पेल्यूसिडा। तो ये जोना पेल्यूसिडा हो गई, और ये वाली जो लेयर हो गई ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों लेयर्स के बीच का जो स्पेस होता है, इन दोनों लेयर्स के बीच के स्पेस को हम एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरीवाइटेलाइन स्पेस। तो ये स्पेस हो गया। तो होता क्या है कि ये जो कॉर्टिकल, जैसे जैसे ही ये कैल्शियम लेवल बढ़ा इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, ये कैल्शियम लेवल बढ़ा, this increased calcium triggers these cortical granules to release their content into the perivitelline space। यानी कि अब क्या हो रहा है, जो भी ग्रेनुलर कंटेंट है सब ये पेरीवाइटेलाइन स्पेस में हो, जो मतलब रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन ये इवेंट एग्जैक्टली किस जगह पे इनिशिएट होगी, तो याद रखिएगा ये इवेंट इनिशिएट होगी उस जगह पे जहाँ पे क्या आया था, स्पर्म। ठीक है, तो ये स्पर्म सपोज है, इसने ये जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक कर दिया है, वो सब आपको अंडरस्टूड है, वो सारे स्टेप्स हो चुके हैं। ठीक है, इतने रीजन में जोना पेल्यूसिडा को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे अब इसके बाद जितना भी ये इलाका होगा पूरा, सारे इलाके में यानी कि पूरे पेरीवाइटलाइन स्पेस में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कंटेंट जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कंटेंट के रिलीज होने की वजह से, इसी को हम बेसिकली कॉर्टिकल रिएक्शन कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के रिलीज होने की वजह से दो चेंजेस आएंगे जोना पेल्यूसिडा में, ध्यान रखिएगा। पहला चेंज तो ये आएगा कि नंबर 1, रिसेप्टर्स, या हम ऐसे कहते हैं इसको, स्पर्म रिसेप्टर्स ऑन जोना पेल्यूसिडा विल बी डिटैच्ड। और दूसरा इवेंट क्या होगा, जोना पेल्यूसिडा बिकम्स हार्ड। अब जरा स्पर्म रिसेप्टर्स की कहानी हम देख लेते हैं। तो होता ये है कि ये बात हमने आपको पहले नहीं बताई है, लेकिन अभी जान लीजिए कि जोना पेल्यूसिडा जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पे, पूरी मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं लाइक दिस। ये रिसेप्टर्स बेसिकली ZP3 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, स्पर्म रिसेप्टर। यानी कोई भी स्पर्म अगर आएगा तो ये सबसे पहले इस रिसेप्टर से अटैच होगा, और अगर ये रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है स्पर्म का अटैचमेंट जोना पेल्यूसिडा से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्युलर कंटेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, सबसे पहला काम हो रहा है कि स्पर्म रिसेप्टर्स ही जो है वो रिमूव कर दिए गए। यानी कि अब ये सपोज इस इलाके में, अब यहाँ से क्या हो गया, ये देखिए निकल गया बाहर, ये हट गए बाहर, डिटैच हो गए फ्रॉम दी जोना पेल्यूसिडा। अब जब ये निकल गए तो अब यहाँ पे रिसेप्टर्स हैं नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके सारे निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। तो जब सारे के सारे निकल जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, कोई दूसरा स्पर्म अब अटैच नहीं हो पाएगा जोना पेल्यूसिडा से, और जब वहीं से नहीं अटैच हो पाएगा तो आगे का काम ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक और मतलब एहतियात के तौर पे जोना पेल्यूसिडा हार्ड भी हो जाती है, ताकि अगर बाई चांस अटैच हो जाए या कोशिश करे एक्रोसोमल एंजाइम्स की हेल्प से जोना पेल्यूसिडा को रिलीज या मतलब डिसइंटीग्रेट करने की, तो वो पॉसिबल ना हो। बात समझ में आ रही है? तो जोना पेल्यूसिडा हार्ड हो गई। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो इफेक्ट है कॉर्टिकल रिएक्शन का, उस इफेक्ट को हम कहते हैं जोना रिएक्शन। भाई हार्ड हो गई ना, चेंजेस इंड्यूस हो गए जोना पेल्यूसिडा में। तो क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब इसके बाद देखने वाली बात एक और यहाँ पे है कि ये जो जोना पेल्यूसिडा वाली लेयर है, ये जब हार्ड होती है तो ये उस समय क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। और ये हार्ड होती कैसे है,
एक्चुअली में इस पर्टिकुलर जहाँ से ये रिसेप्टर्स रिमूव हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये एलिवेट होने लगती है, यानी कि ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ऊपर की तरफ उठने के पीछे एक कारण है। कारण क्या है कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से जो भी कंटेंट निकल रहा है उसमें एक चीज़ और प्रेजेंट होती है, और उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज हाइलीन। यानी कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स से कुछ एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं और एक और सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं हाइलीन। अब ये जो हाइलीन होता है ये क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ दिस हाइलीन? तो हाइलीन जो है वो एक शुगर रिच मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, शुगर रिच मैक्रोमोलिक्यूल है, और इसकी कैपेसिटी होती है खूब सारा वाटर एब्जॉर्ब करने की। तो जब वाटर खूब सारा ये एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, ये जो बीच का स्पेस है इसमें खूब सारा पानी भर जाएगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलिसिडा ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। और जब ये सेपरेट हो जाएगी और उसके बाद ये हार्ड हो जाएगी, क्योंकि भाई इसकी भी एक लिमिट है ना, एक कैपेसिटी है कि कितना ज़्यादा ये स्ट्रेच हो सकती है। तो जितना ज़्यादा ये इलाका फूलता जाएगा उतनी ज़्यादा ये स्ट्रेच होती जाएगी, और स्ट्रेच होती जाएगी तो ये हार्ड हो जाएगी। अब ये स्ट्रेच्ड जोना पेलुसिडा ही क्या कहला रही है? फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। And the formation of fertilization membrane ensures that there is no polyspermy at all. तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कोई डाउट वगैरह होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो वहाँ पे मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।